गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। इसके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कल हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कशन किया था, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, और किस प्रकार से न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। उनकी नियुक्ति होती है, शपथ ग्रहण होता है, उनका कार्यकाल होता है, उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उनके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और उसका जो क्षेत्र अधिकार है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक और प्रहरी के रूप में जाना जाता है, और ये बिल्कुल सत्य भी है कि सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार हमारे संविधान की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है, और इनके जितने भी दायित्व निभाने का जो कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात अन्य न्यायालयों की जो तुलना भी सब की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक प्रकार से कहेगी कि न्याय से संबंधित जो हमें अगर अंतिम अपील कहीं करनी है तो वो हमारे पास है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो उसके जो कार्य और क्षेत्र अधिकारों और उसकी शक्ति के बारे में जो वर्णन किया गया उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला आता है उसका क्षेत्र अधिकार आता है, वो है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत मैंने आप लोगों की डायग्राम बनाया, डायग्राम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अंतर्गत कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ये कहा है कि ऐसे मुकदमे, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार ने कहा कि ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही की जाती है, अन्य न्यायालयों के अंतर्गत उन मुकदमों की पैरवी नहीं की जा सकती, उन्हें प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत लाया गया है। जैसे देखिए आप लोग कि भारत सरकार हो या भारत सरकार या किसी राज्य के बीच में यदि कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे विवादों को डायरेक्ट हम सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही रखे जा सकते हैं, अन्य किसी न्यायालय के अंतर्गत ऐसे विवादों को नहीं रखा जा सकता हो। ये ऐसा मान लीजिए कि भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो ऐसे विवाद भी हमेशा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो इन विवादों का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही किया जा सकता है। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ये कहा गया है कि ऐसे मुकदमे जिन मुकदमों की पैरवी केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही की जा सकती है। अब वो मुकदमे कौन से होते हैं? देखिए, भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में कोई मुकदमा हो जाए, विवाद की स्थिति बताए, तो ऐसे मुकदमों की पैरवी केवल डायरेक्ट ही सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही की जा सकती है। या भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद की स्थिति हो जाए तो ऐसे मुकदमों की पैरवी भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही की जा सकती है। या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही किया जा सकता है, अन्य किसी स्थान पर नहीं किया जा सकता। ये देखिए आप लोग कि भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद की स्थिति होने पर उन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही किया जा सकता है। या भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो ऐसे विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही किया जा सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद हो जाए तो ऐसे विवादों का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही किया जा सकता है। और मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट देखिए आप, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए। देखिए, एक तो होते हैं संवैधानिक मामले, दूसरे होते हैं दीवानी मामले, तीसरे होते हैं फौजदारी मामले, और चौथे होते हैं विशेष न्यायालय। फौजदारी अपीलीय संवैधानिक मामले, देखिए यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाण पत्र दे दे कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या संबंधित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। देखिए, यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि संविधान की जो व्याख्या संबंधित यदि कोई मामला हो तो उन मामलों को डायरेक्टली हम लोग फिर से सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत डाले जा सकते हैं। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय इसके विरुद्ध में अपील सुन सकता है और उस अपील को सुनने पर उसका निर्णय दे सकता है। दूसरा होता है दीवानी मामले। देखिए, दीवानी जो मामले होते हैं वो होते हैं पैसे संबंधित, यानी कि धन से संबंधित जो मामले होते हैं। यानी कि दीवानी मामलों के अंतर्गत क्या होता है, पहले ये दीवानी मामले होते थे 20,000 रुपये तक, अब हो गए 1 लाख रुपये, यानी कि इस राशि को बढ़ा दिया गया। पहले होते थे 20,000 रुपये तक के मुकदमे जाते थे, लेकिन अब इनकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई, यानी कि 20,000 1 लाख रुपये तक के जो मामले होते हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही भेजे जाते हैं। अर्थात ये कहा गया है कि सार्वजनिक रूप के जो महत्व का जो प्रश्न होगा उनको डायरेक्ट आप
सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत डाल सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट आता है फौजदारी मामले। फौजदारी मामले के अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत कि उच्च न्यायालय के प्रमाणित की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बाद सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। फौजदारी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही निपटाया जाता है। ये जो फौजदारी मामले होते हैं वो भी डायरेक्ट एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही भेजे जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं जो विशेष अपील से संबंधित मामले होते हैं। यहाँ देखिए अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के किसी भी न्यायालय के निर्णय को आदेश के विरुद्ध में अपील कर सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया तो उन निर्णयों को बदलने की क्षमता यदि कोई रखता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अर्थात उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध में भी अपील सुनने का अधिकार किसी के पास है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में इन अपीलों को सुना जा सकता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे देख लिया आप लोग, जैसे राष्ट्रपति विशेष के अंतर्गत देखिए राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, लोकसभा अध्यक्ष हुआ, प्रधानमंत्री संघ के अन्य पदाधिकारियों के चुनाव संबंधित विवाद यदि होते हैं तो उनका जो अंतिम निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद हो, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधित विवाद हो, प्रधानमंत्री से संबंधित हो या संघ के अन्य पदाधिकारी के चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है तो उन विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है, अर्थात निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। आतंकवादी और मुकदमा चलाने से संबंधित जो फैसले वो मुकदमे वो भी सर्वोच्च न्यायालय में किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आइए आप लोग सलाहकार क्षेत्र के रूप में। देखिए सलाहकार के रूप में ये कहा भी गया है कि कभी कभी क्या थे अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय के ऊपर सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अवगत करा सकते हैं, दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय को सलाह के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अर्थात आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन सलाह देने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकता। अर्थात उसे ये नहीं कह सकता कि आप लोगों को ऐसा करना है। देखिए कभी कभी ऐसा आया भी था कि मान लीजिए आप लोग विधानमंडल के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित भी था और उसके बाद में जो कानून बना था ये पोर्टा वाला, उसके अंतर्गत भी ये कहा गया था सलाह, यानी कि सलाह देने के लिए आप लोग बाध्य नहीं कर सकते। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण देखिए आप, मौलिक अधिकारों का संरक्षण बिल्कुल निश्चित बात है कि हमारी जो न्यायपालिका के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। अर्थात अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत नागरिकों जो मूल अधिकार दिए उनका संरक्षण करने का कार्य इन्हें दिया गया है। अर्थात कई प्रकार की जो लेख जारी करने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया, जिनमें से था एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और एक और है परमादेश। ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, ये 4 प्रकार की जो रिटें हैं वो जारी करने का अधिकार एक प्रकार से दिया गया है। बंदी प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत किसी नज़दीकी न्यायालय में पेश करना अनिवार्य होता है। परमादेश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश अंतिम आदेश होगा, उसकी आदेश की पालना उससे नीचे स्तर पर जो अधिकारी वर्ग बैठा हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी वर्ग, उसको उसके आदेशों की पालना माननी ही होगी, उनके विरुद्ध में वो नहीं जा सकते। नेक्स्ट देखिए आप लोग अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का अनुच्छेद 129 आर्टिकल अनुच्छेद 129 के अंतर्गत ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ अभिलेख यानी कि लेख जारी किए जाते हैं। उन लेख जारी किए जाते हैं अर्थात उन लेखों को सुरक्षित रखने का स्थान भी एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट ही है। अर्थात उसके द्वारा दिए गए जो लेखन में जो आदेश है अपने नीचे स्तर के जो जितने भी कर्मचारी वर्ग है उन सभी को उन अनुदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। अर्थात उनमें प्रमाणित कर संदेह नहीं किया जा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय ही अवहेलना यदि कि अधीनस्थ न्यायालय व्यक्ति द्वारा की जाती है तो न्यायालय की अवमानना के लिए उसे महाभियोग में दंड भी दिया जा सकता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कुछ अभिलेख जारी किए जाते हैं, कुछ लेख जारी किए जाते हैं, यदि उसके अधीनस्थ अधिकारियों या उच्च न्यायालय के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उन लेखों की अवहेलना की जाती है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उनकी अवमानना के लिए उन्हें सजा दंड देने का प्रावधान भी कर सकता है।
और देखिए उसके बाद में अन्य कार्य अवमानना के लिए दंडित। फिर कहता है अन्य कार्य के अंदर देखिए कभी कभी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट को कभी कभी जांच से संबंधित कुछ घटना घटित हो जाती है, उन घटनाओं की जांच करने का जो अधिकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत लाया जाता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उस जांच आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप इस समस्या का समाधान करिए। या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान, यदि राष्ट्रपति मर जाए उपराष्ट्रपति उस समय ना रहे और ये मान के चलिए जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के स्थान रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालने का दायित्व भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी ऐसी स्थिति में ना हो तो किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को इस कार्य की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये दायित्व निभाने का कार्य दिया गया है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जाँच आयोग के रूप में कार्य करते हैं। ये भी विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखना है। और न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित। नेक्स्ट इसमें जगह नहीं बची थी, न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करता है या उसके द्वारा दिया गया कोई निर्णय है उसे मानने से मना करता है तो सर्वोच्च न्यायालय अमुक व्यक्ति को दंड देने का कार्य भी कर सकता है। 24 अक्टूबर 1994 की बात है ये, 24 अक्टूबर 1994, 24 अक्टूबर 1994 को जब एक मुद्दा आया था बाबरी मस्जिद वाला, बाबरी मस्जिद का एक मुकदमा आया था। तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो श्री कल्याण सिंह जी थे, कल्याण सिंह थे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री। 1994 की बात है जब 24 अक्टूबर 1994 को बाबरी मस्जिद ढहाने का जब मुकदमा चला था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश की अवमानना मतलब कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के द्वारा की गई थी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें उस समय एक प्रकार से उनको सज़ा देने का कार्य भी दिया गया था। अर्थात उनको 1 दिन की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 1 दिन की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना। एक दिन की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बाबरी मस्जिद के मुकदमे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय था उसके विरुद्ध में वो खड़े हो गए थे। तो जबकि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश थे उसके बावजूद उनको सज़ा दी गई थी। ये एक ट्रैक बना हुआ सुप्रीम कोर्ट का भी कि यदि उसके विरुद्ध में कोई जाता है तो इस प्रकार से ये कार्य उनको करना ही पड़ेगा। तो ये थे कुछ अधिकार न्यायपालिक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ या क्षेत्राधिकार जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक बार और इनको देख लेते हम लोग क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार यानी कौन कौन से क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत वो काम कर सकता है। पहला आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। अर्थात मौलिक अधिकारों की यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारे अधिकारों को पूर्ण रूप संरक्षण प्रदान किया गया। अब इसकी जो कार्य है और शक्ति है वो देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इन बातों को डाला गया कि यदि भारत सरकार या एक से अधिक राज्य के बीच में यदि कोई विवाद हो जाए किसी मुद्दे को लेकर तो ऐसे विवादों को डायरेक्ट ही सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत इन विवादों को नहीं रखा जाता। भारत सरकार या एक से अधिक राज्य के बीच में कोई मुकदमा जाए जैसे जल बंटवारे को ले लीजिए, किसी राज्य के नामकरण को लेकर ले लीजिए या राज्य की सीमाओं को लेकर ले लीजिए या योजनाओं में कुछ पैसे बंटवारे को लेकर ले लीजिए। तो ऐसे जो मुकदमे होते हैं ऐसे मुकदमों की पैरवी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, अन्य किसी भी कोर्ट में मुकदमों की पैरवी नहीं की जा सकती। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। फिर बाद में कि भारत सरकार हो या किसी राज्य के बीच में यदि कोई मुकदमा हो तो ऐसे मुकदमों की पैरवी भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही की जा सकती है। या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई मुकदमा हो जाए तो ऐसे मुकदमों की पैरवी भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही की जा सकती है। अन्य कोर्टों में इन मुकदमों की सुनवाई नहीं की जा सकती। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। यानी कि सोचने समझने वाली बात यह है कि भारत सरकार
भारत सरकार या किसी राज्य के बीच में कोई मुकदमा आ रहा हो तो उन मुकदमों की पैरवी डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, विवाद हो रहा है, तो ऐसे विवादों का निपटारा भी डायरेक्ट प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह मान के चलिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया तो ऐसे विवादों का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर प्रारंभिक जो क्षेत्र अधिकार है उनके अंतर्गत अपील कर सकते हैं और उनकी सुनवाई का जो कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नंबर देखिए इसके अंतर्गत जो दूसरा अपीलीय क्षेत्र अधिकार। देखिए कोई भी संवैधानिक मामले हो, संवैधानिक मामलों से यानी मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मामला हो तो उन मामलों को निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही किया जा सकता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे अपील क्षेत्र संवैधानिक मामले आते हैं, देखिए यदि मान लीजिए कोई संविधान की व्याख्या संबंधित जुड़ा हुआ मुकदमा हो और उच्च न्यायालय किसी प्रकार से कोई निर्णय दे दिया गया हो तो ऐसे मुकदमों को पुनर्व्यापित से सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत दायर कर सकते हैं और उनके ऊपर सुनवाई कर सकते हैं। संविधान से संबंधित कोई मामले हो, फौजदारी मामले हैं, दीवानी मामले होते हैं जो पैसों से संबंधित जो विवाद है। प्रारंभ में इनकी जो सीमा थी पैसे को 20,000 रुपये थी, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाती गई, अर्थात वर्तमान में 1 लाख रुपये से संबंधित जो दीवानी मामले हैं उनकी सुनवाई करने का कार्य भी एक प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ही रखा गया है। फौजदारी मामले ऐसे मामले भी एक प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही और विशेष। फिर नेक्स्ट आइए आप सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। सलाहकारी क्षेत्र का अधिकार है कि इसमें यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति समय समय पर सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह के लिए उसे बाध्य करना उचित नहीं, अर्थात वो बाध्य नहीं कर सकता। फिर आ जाइए आप लोग मौलिक अधिकारों का संरक्षण, यानी कि हमारे जो संविधान के द्वारा जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी कि देने का दायित्व है सर्वोच्च न्यायालय को। अब इसके अंतर्गत भी हमें कई प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार दिया गया। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है परमादेश, एक होता है अधिकार परीक्षा, एक होता है उत्प्रेक्षण। ये कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये कहा गया कि यदि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत उसे किसी नज़दीकी न्यायालय के अंतर्गत पेश करना आवश्यक होता है। अगर ऐसा वो नहीं कर पाता है, और अनुच्छेद 32(1) कहता भी यही है, आर्टिकल 32(1) कहता भी यही है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को तत्काल नज़दीकी न्यायालय में 24 घंटे के अंतर्गत पेश करना आवश्यक हो जाता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। परमादेश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जो आदेश है वो परम आदेश होता है, उस आदेश की अवहेलना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। फिर देखिए अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि आर्टिकल 129 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं, जो लेख जारी किए जाते हैं, उन लेखों की उनसे नीचे जितने भी न्यायालय, उच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो या जिला सत्र न्यायाधीश हो, उन सभी के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो लेख या आदेश है उनकी अवहेलना किसी भी प्रकार से नहीं की, अर्थात उनको मानना ही पड़ता है। फिर आए न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानूनों की यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अवहेलना की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को दंड देने का, सजा देने का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। जांच आयोग के रूप में कार्य करना, यानी कि देखिए आप लोग जब कभी कोई घटनाएं घटित हो जाती है, ये कोई घटना घट गई, उन घटनाओं घटित होने के बाद ये जांच से संबंधित जो दायरे होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। अर्थात इस घटना की घटित घटना हो गई है, आप इसकी जांच करके हमें बताइए इसके अंतर्गत क्या कितना समय लगेगा, ये कार्य भी एक प्रकार से इन्हीं को सुपुर्द किया गया है। और लास्ट का जो आप लोगों को बता दूँ मैं, लास्ट वाला जो विशेष कार्य के अंतर्गत जो आते थे वो अन्य कार्यों के अंतर्गत देखिए वो था एक प्रकार से 24 अक्टूबर 1994 की घटना है, बाबरी मस्जिद ढहाने की बात थी। उस समय यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो अधिकार है उनका अगर कोई विरोध करता है तो उन्हें तत्काल ही उन्हें सजा देने का कार्य किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह को उस समय सजा के रूप में 1 दिन की सजा 2,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा था। तो ये हो गया आप लोगों के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और उसका क्षेत्र अधिकार, ये क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय व्यवस्था, कुछ विशेषताएं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए जो हमारी जो न्यायपालिका का जो ट्रैक है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए न्यायपालिका के अंतर्गत क्या कहा गया कि एक तो कहा गया कि हमारी जो न्याय की जो व्यवस्था है वो
ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की ज़्यादा समकक्ष है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के नज़दीक है। ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है उससे मिलती जुलती कहीं ना कहीं नज़र आती है हमारी न्याय व्यवस्था, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार ये व्यवस्थाएं भी बदलती रहती है। अब देखिए एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी कि एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था को हम लोगों ने संपूर्ण देश के लिए स्वीकार किया था। अर्थात देश के समस्त न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। देश के जितने भी हमारे जो उच्च न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं। यानी कि एकीकृत का मतलब होता है कि संपूर्ण देश के जितने भी हमारे जो राज्य की जो हाई कोर्ट हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, वो सभी के सभी उच्च न्यायालय हैं वो हमारे एकीकृत न्यायपालिका यानी कि एक ही न्यायपालिका में विश्वास करते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उनको समाहित किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान में। अब देखिए न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का कार्य है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते समय उनकी वरिष्ठता क्रम को विशेषकर ध्यान रखा जाता है। क्यों? और न्यायाधीशों का कार्यकाल देखिए लंबा करा गया है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष, ये बहुत लंबा खींच दिया गया। अर्थात 65 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। और इनको उठाने का जो कार्य देखिए आप लोग इनको कितनी ज़बरदस्त प्रक्रिया अपने, अर्थात किसी कदाचार की वजह से या उन्होंने दुर्व्यवहार किया हो, ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से जब कोई विधेयक पारित होगा जो महाभियोग का प्रस्ताव है, उसके बाद ही आप सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकते हो। इतना डिफिकल्ट मामला आज दिन तक ऐसा हुआ नहीं है। और न्यायाधीशों की जो समीक्षा करने का जो अधिकार है वो भी देखिए। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता दी गई, भारत की जो न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और इनका जो पेमेंट देने का पैसा वो भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, देश के संचित निधि से इनको वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। और कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्यों का डिवाइडेशन है वो पहले से अलग अलग कर दिया गया है। अर्थात कार्यपालिका किसी प्रकार न्यायपालिका के कार्यों में दखल अंदाज नहीं करेगी। अर्थात हमारी जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। अर्थात न्यायपालिका को पूरा इंडिपेंडेंस दिया गया। अर्थात इसलिए कहा गया कि स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया भारत के संदर्भ के अंतर्गत। तो ये आप लोगों के हो गए न्यायपालिका संबंधी जुड़े कुछ टॉपिक्स। और कल बात करेंगे भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कल। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग कल।